तो हमने जो कल के चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक सेल होता है हमारे पास यूकैरियोटिक और दूसरा सेल होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक। जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराने समय का, और नेक्स्ट कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, सेम इधर भी कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, मतलब कि सच्चा न्यूक्लियस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? तो सेल किससे बना रहता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सेल में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उनका क्या क्या फंक्शन रहता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि अगर सेल है तो सेल का वॉल भी रहेगा। और ये हम अभी किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये हमारा है प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा जो कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और ये जरूरी नहीं है कि वो बीच में ही रहे, वो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल होता है। साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो सारे के सारे ऑर्गेनेलीज है वो किस पे ऊपर प्रेजेंट रहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं। ये हमारे पास एक वैक्यूल है, गोल्गी apparatus है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एसीआर, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। और हमारे पास बहुत सारे हैं जो कि हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज में आएंगे, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेल वॉल पढ़ लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो है हमारे पास पैसिव और एक होता है एक्टिव। तो सबसे पहले पैसिव और एक्टिव का मतलब समझेंगे कि क्या होगा। पैसिव का मतलब जो होता है ये अपने आप ऐसा काम होगा जो अपने आप हो जाएगा, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं हो रही। पर एक्टिव में तुझे खुद प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उस काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पैसिव और एक्टिव में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। और एक्टिव में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे लोअर है तो लो से यहाँ पे हाई की तरफ जाएगा। पर पैसिव में क्या होता है? हमारा नॉर्मल है, हाई से लोअर में। अब जैसे ही अब अगर हम मोटर ले ले, पानी की टंकी ले ले, और नीचे हमारा घर पे मोटर लगा रहता है, यहाँ से उसके अंदर पाइप इंसर्ट हो रखी होती है। तो अगर हम सिंपल एक अपनी नल खोल देंगे तो पानी क्या होगा? अपने आप निकल जाएगा। वो क्या है, इसमें तो कुछ हेल्प, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, अपने आप टंकी ऊपर है, पानी ग्रेविटी की वजह से अपने आप पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। पर जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा तब तो क्या करना होगा? एक मोटर से इलेक्ट्रिसिटी की देना पड़ेगा, तो तभी तेरा पानी जाके ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तभी तेरा पानी ऊपर लगेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। ये क्या होगा? लोअर से हायर की तरफ जाएगा। इसमें क्या है? नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सेम अगर इस एग्जांपल को याद करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है। यहाँ पे तुझे एनर्जी लगेगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी है इन इन फिलिंग द टैंक। ठीक है, इस केस में क्या है? सेल के केस में हमारे पास जो एनर्जी होती है उस किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म आगे मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल सुन ले कि एटीपी ये होता है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट इज़ कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस रहता है। और ये इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, मतलब बहुत जल्दी काम होता है। दिस इज स्लो, दिस इज रैपिड प्रोसेस। नो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसमें जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में टेम्परेचर कोई अफेक्ट नहीं रहता, पर एक्टिव में इफेक्ट रहता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, लार्ज मॉलिक्यूल्स सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल लेंगे तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और इसका लेंगे एंडोसाइटिस एंड एक्सोसाइटिस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है, ये देखो होमवर्क में करना है, होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है आपने डिफ्यूजन पढ़ लिया था जो कि है पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हमने ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया था, जो कि है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगेन ये हमने पढ़ लिया था कि ये इसमें दे रखा है अलग से, पर हमने क्या पढ़ा था, वो पोटैटो वाला, पोटैटो, जिसमें एक में तो वो स्वेल कर गया था और एक में क्या कर गया था, श्रिंक कर गया था। ठीक है, तो वही एग्जांपल फॉलो करना है यहाँ पे। ये तीन बता रही थी, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस के ऊपर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे डिफरेंस। ये भी मैंने बता दिया था तेरे को क्या है। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। इसमें मेन चीज क्या है, सॉल्वेंट और वाटर। इसी का हमारे पास बेसिकली क्या है, ये भी एक डिफ्यूजन ही है, इसका एक एग्जाम्पल ही है, पर हम इसमें वाटर ले लेते हैं तो वो एक अलग चीज बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जो अपने तरह अपने अपने चाहे तो अपने तरीके अपने आर पार कुछ भी ले सकता है या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अकर्स इन सॉलिड लिक्विड गैसेस, पर ये अकर कहाँ करता है, ओनली लिक्विड। ये चीज याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो मेम्ब्रेन इज नीडेड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, डिफ्यूजन में कोई जरूरत नहीं होती। अब देखते हो, अगर कोई परफ्यूम छिड़क देगा, परफ्यूम छिड़ेगा तो उसके सारे पार्टिकल्स एक जगह कंसनट्रेट हो जाएंगे, फिर वो दूर 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 जाएंगे, तो इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। पर इसमें हाँ, जब तू पानी को सो मतलब पोटैटो को सोक कर देगा हमारे लिक्विड में जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, तो देखो उस इसके साइड साइड में जिसकी मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी ऑस्मोसिस प्रेजेंट करने के लिए। तो वही एग्जाम्पल जो था उसका भी तू देख सकता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड कैंट बी कंट्रोल और स्टॉप्ड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, और इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर तू आलू को ले वापस से निचोड़ देगा तो वापस से वही सिकुड़ जाएगा आलू, अगर स्वेल हो रखा है, और अगर सिकुड़ गया तो वापस उसको पानी में डाल दो फिर स्वेल कर जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा तेरे को यहाँ पे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एंडोसाइटिस एंड एक्सोस्टाइटिस। ठीक है, तो एंडो का मतलब क्या होता है, इन, जो कि इधर लिखा हुआ है, और एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट। ठीक है, द सेल इनगल्फ्स इन फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड एंडोसाइटिस। तो क्या बोल रहा है, जो सेल होता है, अगर फूड अगर बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ले, जैसे अमीबा, ये एक अमीबा है। ठीक है, अमीबा क्या है, एक सेल होता है। अब ये जब अपना फूड फूड लेता है, यहाँ पे अगर कोई समझ ले एक फ्लाई मर के रखी है, उसको अगर लेगा तो ये अपने सेल को ऐसे 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 लेके जाएगा, उसकी तरफ लेके फिर पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये पूरा फिर एक अमेबा बन जाएगा। तो ऐसे ही है कि इन द फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको उस प्रोसेस को हम एंडोसाइसिस कह देते हैं। और द सेल एक्सपेल्स, जब ये खा लेगा उसको उसका एनर्जी बना लेगा और फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसको वापस भी तो निकालना है वेस्ट मटेरियल को। वेस्ट मटेरियल को जब निकालेगा उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एक्सोसाइटिस। तो अकर्स इन अमेबा, जो कि ये एग्जांपल दे रखा है। और अमेबा हमारे पास क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं या सिंगल सेल भी बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट्स ऑफ अ सेल, डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल। तो ये इतना ही याद रखना है। प्लाज्मोलिस, प्लाज्मोलिसिस हमारे पास क्या होता है, इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर लेंगे तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल जो हमारे पास होगा, तो प्लाज्मोलिसिस ये क्या होता है, एक टाइप का हमारे पास प्रोसेस होता है। ठीक है, किस टाइप का प्रोसेस होता है, अगर तू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेगा और उसमें अगर तू अपना कोई भी प्लांट सेल या फिर प्लांट के पत्ती रख लेगा उसके अंदर, तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, किससे, अपने जो सेल वॉल से। तो ये जो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिविंग प्लांट सेल शोज प्लाज्मोलिसिस। लिविंग प्लांट सेल ही शो करते हैं, डेड प्लांट नहीं शो करते हैं। इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट स्वेलिंग। और हाइपो, हाइपो का मतलब क्या है भाई, किसी चीज को स्वेल करवा देना। तो ये चीज याद रखना, स्वेलिंग एंड पुट्स प्रेशर ऑन द सेल वॉल, द सेल वॉल पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये चीज होता है। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया था।
डीएनए भी पढ़ लिया था। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस अगर है तो उसके अंदर थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। और डीएनए कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें अगर कोई एक छोटा सा पार्ट ले तो उसको हम क्या कह देंगे, जीन्स कह देंगे। तो ये एक जीन्स होगा, ये एक जीन्स हो गया, ये उसके फ्रेगमेंट्स को, ये एक जीन्स हो गया, ये एक जीन्स हो गया, और इस पूरे को हम मिला के क्या कहेंगे, डीएनए, जो कि स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स, इनहेरिट्स गिव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर वन जनरेशन टू अनदर। तेरी आंखें अगर ब्लैक होंगी तो लड़का होगा कि लड़की होगी, या काला होगा कि गोरा होगा, या हाइट लंबी होगी या छोटा होगा, या आंखें ग्रे होगी ब्लू होगी, वो सब कौन डिसाइड करता है, ये हमारा डीएनए डिसाइड करता है। तो जीन, जीन क्या होता है फिर, अगर डीएनए है तो डीएन जीन फ्रेगमेंट होता है डीएनए का। जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट बोलो या फ्रेगमेंट बोलो एक ही बात है, दैट कंटेन्स द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर सच एज आई, कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज और हेयर टाइप एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हमने देख लिया था। सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देख, ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो गोल सर्कल टाइप का प्रेजेंट रहता है। उसके आजू बाजू जो चीज़ प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे गोल्स यहाँ प्रेजेंट हुए हैं उसको हम लाइजोसोम्स कह देते हैं। इस वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं हम, प्लास्टिड। इसको कहते हैं जो वाईफाई के सिंबल में रखा है उसको गोल्गी बॉडीज, या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या फिर अपैरेटस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपैरेटस। इसको हम बड़े वाले जो शेप को, इसको हम वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब क्या होता है, एक बैग, खाली बैग जिसके अंदर हमारा वाटर स्ट्रक्चर भी रहता है, कुछ भी रह सकता है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये जो लिक्विड है, जेली टाइप लिक्विड है, उसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। और ये तो हमारा सेल वॉल है, और सेल वॉल के जो सेकेंड लेयर, अंदर वाली लेयर है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर देते हैं। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज है। ये क्या है, ऑर्गेनेलीज, organelles perform a specific function for the cell life. We have organs for different functions. Cell has organelles. ठीक है, ये सब ऑर्गेनेल्स मिला के जो सेल का जो फंक्शन है वो सब परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनेल्स में हम पहला पार्ट क्या देखेंगे, एंडोप्लास्टिक रेक्टिलियम। एंडोप्लास्टिक रेक्टिलियम में हमारे पास दो टाइप के रेक्टिलियम होते हैं, यहाँ पे अगर तो देख पा रहा होगा। एक तो होता है हमारे पास, ये होता है RER, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। और एक ये ऊपर की तरफ होता है, इसको हम क्या देते हैं, SER, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। ये सॉफ्ट होगा, ये रफ होगा, ये रफ होगा, ये सॉफ्ट होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, इसका जो फंक्शन होता है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करना। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। बहुत ही लंबा, रेक्टिलियम का मतलब ही होता है कि ट्यूब, ट्यूब करके। एंडो का मतलब होता है अंदर, इसके अंदर है प्लाज्मिक के अंदर। ठीक है, तो प्रोटीन एंड लिपिड्स, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ER में दो चीज बनते हैं हमारे पास, एक प्रोटीन बनता है, एक लिपिड बनता है। तो प्रोटीन किस में बनता है हमारे पास, RER में, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। और जो लिपिड्स बनता है, जिसको हम फैट्स भी कह सकते हैं, वो किस में बनता है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। तो ये जो RER होता है ना, ये हमारे पास, ये जो डायग्राम है, इसके ऊपर स्मॉल 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 ऐसे स्पोर्स करके प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो कि है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये रफ रफ मतलब RER के ऊपर प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो तभी वहां से प्रोटीन निकलता है। पर जो सॉफ्ट के ऊपर है वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या करता है, बस अपना लिपिड्स या फिर फैट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऊपर इन्होंने स्पोर, जहाँ पे स्पोर बना दिया, अगर तो यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ स्पोर बना दिया वहाँ पे उन्होंने RER दे दिया, और जहाँ नहीं बनाया उसको सॉफ्ट, सॉफ्ट ऊपर रफ। तो ये देख ले, रफ में हमको स्पोर्स दिख रहे हैं पर इसमें नहीं दिख रहा है, ये हमारा क्या बना रहा है, लिपिड्स। और ये चीज़ हमारे पास क्या बना रहा है,
क्या बना रहा है, प्रोटीन, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स। तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम का मतलब हम समझ गए होंगे कि इसके अंदर दो ही चीज़ होते हैं, एक होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। इसका फंक्शन होता है कि ये लिपिड्स और फैट्स बनाए, और इसका यूज़ होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर देता है। तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम कवर कर लिया, ठीक है। ये उसके ऊपर डिफरेंस है, क्या है देख लेते हैं इसको भी एक बार। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम यानी कि RER, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा RER SER, ठीक है। तो राइबोसोम्स अटैच टू द सरफेस ER, ये क्या है, जो ER के ऊपर अगर राइबोसोम अटैच हो गए तो RER बन जाता है, और राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच नहीं होते क्योंकि सॉफ्ट रहता है। तो अपीयर्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में देखेगा तो इसको ऊपर नीचे उल्टा खुल्टा दिखेगा, रफ दिखेगा, और ये हमारे पास क्या होगा, पूरा स्मूथ दिखेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है। इसमें एंजाइम सिंथेसिस जो होता है हमारे पास वो बायोप्रोटीन्स के हिसाब से होता है, इसमें हार्मोन सिंथेसिस होता है। नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, और इसका कोई रोल नहीं होता है डिटॉक्स करने में, और हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो हमारे जो लिवर सेल्स को जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है वो हमारा SER ही हेल्प करता है, ठीक है, RER नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछ देते हैं कि डिफाइन करो कि RER SER क्या होता है और उसके डिफरेंस बताओ, ठीक है, और डायग्राम भी बनाओ। तो नेक्स्ट है हमारे पास गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज, और एक चीज़ है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो कुछ भी चीज़ अगर लिख के आए कॉम्प्लेक्स, अपैरेटस, बॉडीज, तो वो सारी चीज़ें एक ही होती है। इसका मेन काम क्या होता है, स्टोर, मॉडिफाई, पैक। देख अगर हम कोई चीज़ें अगर प्रोडक्ट इसके पास भेजेंगे गोल्गी के पास, तो ये क्या करेगा, पहले तो उसको स्टोर करेगा, फिर नेक्स्ट उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, मतलब उसमें अगर कोई गलती है या उसमें कुछ सुधार चाहिए, कुछ उसको कुछ अच्छा बनाना है, फिर उसके बाद पैकिंग कर देगा और वापस से उसको सेंड कर देगा। ये इसका काम है। प्रोडक्ट आया, इसको स्टोर कर लिया, फिर उसको मैं मॉडिफिकेशन किया, फिर उसकी पैकेजिंग कर दी, फिर उसको वापस से सेंड कर दिया जहाँ भी उसको सेंड करना है। तो वही लिख रखा है, मेंबर बाउंड वेसिकल्स अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स नोन एज सिस्टरेंस। तो ये जो गोल्गी अपैरेटस है, ये जो शेप दिख रहा है ये वाला, जिसके अंदर ऐसे 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 इस तरीके से बन रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टरेंस, जो कि पैरेलल टू ईच अदर स्टैक्स के फॉर्म में रहता है। इसका अगर फंक्शंस देखें, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टरेंस याद रख लेना। फंक्शन क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, जो कि मैंने पहले बोल रखा है प्रोडक्ट का, लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज फ्रॉम ER डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तीन चीज़ है, एक तो इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोर करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा प्रोटीन्स का, और डिस्पैच भी करेगा इसको, लास्ट में ये लाइसोसोम्स भी प्रोड्यूस करेगा। मैं आगे बताऊंगा लाइसोसोम्स क्या है, पर उसके लिए हमको ये तीन याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो what would happen to the life of a cell if there is no Golgi apparatus? तो क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, what will happen अगर हमारे सेल के अंदर गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो अगर गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट नहीं होगा, देन हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या होगी, नो प्रॉपर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पाएगी और किसी को मिलेगा भी नहीं, एसेंशियल मटेरियल्स वुड नॉट रीच their proper destinations inside or outside the cell, and no formation of lysosomes। so एक तो ये पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो पाएगा, साथ में हमारे पास लाइसोसोम्स ही प्रोड्यूस नहीं हो जाएंगे। लाइसोसोम्स आगे मैं बताऊंगा क्या होगा, अगर वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी सफाया नहीं होगा, उसका भी डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस बहुत ही नीडेड। इन ऑल अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो सेल फंक्शंस वुड बी डिस्टर्ब एंड द सेल माइट नॉट बी सर्वाइव फॉर, ठीक है। और अगर गोल्गी अपैरेटस के मैं तेको डायग्राम दिखाऊं तो ये रहा, ये इसको हम कह रहे हैं पैरेलल स्टैक्स है, जो कि गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि जो कि गोल्गी अपैरेटस बना रहा था, क्या बना रहा था, लाइसोसोम्स बना रहा था। तो लाइसोसोम्स क्या है,
एक बहुत अच्छी तरीके से, अगर देख कोई पार्टी होता है, कोई अगर पार्टी चल रही है कहीं पे किसी के हॉल में, ठीक है, तो अगर कोई अगर उल्टे सीधे कोई आदमी आ जाते हैं तो उनको संभालने के लिए क्या आता है, बाउंसर्स रखते हैं पार्टी वाले, जो कि उसको बॉडी गार्ड्स रखते हैं। तो ये क्या है, एक सेल का बॉडी गार्ड टाइप का है जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें अगर सेल के अंदर आ रही हैं तो ये उसका सफाया करता है। न्यूक्लियस उसको बोलता है भाई जा इसको मार, तो वो उसको मार देता है। कैसे मारता है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कि सेक्स विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर क्या रहता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एक सेक टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो कि मैंने बताया था, ये गोल 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 ये तरीके का ये है, ठीक है। तो पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है, एक्ट्स टू वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल, helps in cleaning the cell by digesting foreign materials like bacteria, virus, etc. as well as damaged organelles। और सेल के खुद के भी अगर कोई, अगर समझ लो आपको माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया तो उसको भी अगर निपटाना है तो लाइसोसोम से निपटाता है, उसके ऊपर अपना पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल देता है और उसको डाइजेस्ट करवा देता है। और इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी करते हैं, क्योंकि जब भी ये डाइसोसोम जाएगा तो ये कैसे खुद थोड़ी निकाल के देगा, ये फट जाएगा उसके ऊपर। जैसे कि अगर तेरा ये माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस यहाँ पे, और ये क्या है तेरा डैमेज्ड है, तो लाइसोसोम्स ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर स्ट्राइक लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये है हमारा न्यूक्लियस। तो लाइसोसोम्स इसके ऊपर जाएगा और ऐसे से फट जाएगा। फटने के बाद क्या है, इसके ऊपर जो ये है हमारे पास एंजाइम्स है, वो इसके ऊपर गिर जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हमारे पास एंजाइम स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंजाइम्स है तो जब ये फटेगा तो इसको क्या कहेंगे, सुसाइड बैग ही तो कहेंगे ना। बर्निंग सेलुलर डिस्टर्बेंस द सेल गेट्स डैमेज, तो सेल भी डैमेज हो जाता है। द लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो लाइसोसोम्स अगर चाहे तो अगर कोई सेल अगर बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसको भी अगर तबाह करना है तो हमारा लाइसोसोम्स ही यूज होता है। तो इसी को हमारा कौन प्रोड्यूस करता है, इसको हमारा गोल्गी अपैरेटस प्रोड्यूस करते हैं, या कॉम्प्लेक्स बोलो या फिर बॉडी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मैंने तो दिखाया था, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन भी दोनों प्रेजेंट रहता है, डीपली फोल्डेड रहता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसके पास खुद का अपना डीएनए रहता है, खुद का अपना इसके ऊपर राइजोसोम्स रहता है, तो ये प्रोटीन अगर चाहे तो अपना खुद ही बना सकता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल इन विद इन दी सेल, मतलब सेल के अंदर ही एक सेल का काम करता है। मतलब अगर और सेल को एनर्जी चाहिए, पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सब कुछ प्रोसेस होता है। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोसनाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारी जो बॉडी है जो एनर्जी पे काम करती है उसको हम एटीपी कहते हैं, ठीक है। क्या है, एडोसनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडोसनाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद करें ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनर्जी इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइजोसोम्स। ये चीज़ याद रखना कि इसको हम क्या क्या कहते हैं, सेल विद इन अ सेल। अगर सेल विद इन अ सेल बोलेंगे तो उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा और राइजोसोम्स। ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइजर, प्रोटीन बनाता है, और ये अपना तो मटेरियल कैरी करता है जो तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड करता है कि तुम्हारे आखिर नाक, हाइट, वाइट, कलर, वेट कितना रहेगा, उस हिसाब से ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है प्लास्टिड, प्रेजेंट्स ओनली इन प्लांट्स। तो प्लास्टिड क्या है, हमेशा प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में हमारा कोई काम नहीं है। तो इसमें है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्लास्टिड है। अगर फ्लावर देखो तुम, कभी येलो रहता है, कोई पिंक रहता है, कोई ब्लू रहता है, कोई रेड रहता है, तो किसके वजह से रहता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट
क्लोरोफिल इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो आता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट पत्ते का जो कलर है ग्रीन है वो किसके वजह से हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुल्स। तो प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड लाइसोसोम। तो याद रखना तीन चीज़ों के पास हमेशा, एक तो हो गया सेल हो गया, दूसरा हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्या हो गया, प्लास्टिड्स। इन तीनों के बाद अपना खुद का डीएनए रहता है। खुद का क्या मतलब, एक ही चीज़ है पर वही है, डीएनए और राइजोसोम्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। ये क्या करता है, रिजिडिटी आता है सेल के अंदर, अगर कोई रिजिड स्ट्रक्चर डाला है तो वैक्यूल्स की वजह से आता है। और ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर रहता है यही हमारे पास वैक्यूल कहलाया जाता है, ठीक है। तो टर्गिडिटी, रिजिडिटी, स्टोरेज स्टैक भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आके स्टोर होता है। लार्ज इन प्लांट्स होता है, पर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, पर एनिमल्स में थोड़ा, प्लांट्स से कंपेरेटिव में थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं रहता, थोड़ा सा छोटा रहता है। मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम। तो अगर एक सेल है तो उसका 50 से 90% का जो वॉल्यूम है वो एक वैक्यूल ले सकता है। बाकी सब में हमारा ऑर्गेनेलिज, ये भी तो ऑर्गेनेलिज है, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज वो वहाँ प्रेजेंट रहेंगे बाकी 10% में, अगर होगा तो इतना बड़ा। प्रोवाइड टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी सेल। तो सेल को एक मतलब जो 3D स्ट्रक्चर है उसको हेल्प करता है कि एक प्रॉपर रिजिड रहे। ऐसा नहीं कि सेल जाके फिर ऐसे ऐसे हो जाए या ऐसे ऐसे कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं, एक प्रॉपर ऐसा कुछ रहे, इस राउंड स्ट्राइप सर्कल फॉर्म में रहे, वो कौन हेल्प करता है, ये वैक्यूल हेल्प करता है। इस क्या स्टोर करता है, अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, फूड वैक्यूल्स कंटेनिंग फूड आइटम्स दैट अमीबा कंज्यूम बाय एक्सप्रेस वेज, ठीक है। अमीबा के अंदर जो फूड आता है जाता है, मैंने बताया था ना, फूड आता है फिर निकल जाता है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बताया था ऊपर। तो वही है उसके अंदर जो ये काम करता है कौन करता है, वैक्यूल से करता है, ठीक है। वही चीज़ में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स के पास हैव डीएनए, डबल मेम्ब्रेन। जिसके पास डीएनए होगा वो डबल मेम्ब्रेन का हो जाएगा। जिसके पास डीएनए नहीं होगा, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम, इसके अंदर दो थे, एसईआर प्लस आरईआर। जो आरईआर होता था वो हमारे पास क्या करता, प्रोटीन बनाता था, है ना। और ये जो एसईआर जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास क्या करता था, लिपिड्स बनाता था। गोल्गी apparatus क्या है, इसका फंक्शन क्या था हमारे पास, ये हमारे पास या तो लाइसोसोम्स बनाएगा, लाइसोसोम्स भी बनाएगा, प्लस ये पैकेजिंग भी करेगा, स्टोर भी करेगा, पैकेजिंग, स्टोर, और फिर सेंडिंग भी, मतलब सेंडिंग भी करेगा, ठीक है। लाइसोसोम्स का क्या है, ये एक सुसाइडल बैग है। ये क्या है, कोई भी चीज़ अगर कुछ अलग चीज़ सेल के अंदर पाई जाती है तो उसके ऊपर जाके फट जाता है, इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स रहते हैं। वैक्यूल्स का है, ये स्टोर करता है कि इस चीज़ को, शुगर को, एमिनो एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड्स को, प्रोटीन्स को। तो ये सारे ऑर्गेनेलिज के काम थे। राइबोसोम्स क्या है, नो मेम्ब्रेन है, कोई इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोटीन फैक्ट्री भी नहीं, प्रोटीन फैक्ट्री कहता है, ये आरईआर के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ओनली ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट करना है। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसके बारे में बता दिया था। सेल डिवीजन में हमारे पास दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस में हमारे जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर पहले तो डीएनए रहता है, डीएनए का जो सेगमेंट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन्स। और जीन्स को जो कैरी करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो क्रोमोजोम्स के अंदर हमारे पास जो हमारे ह्यूमन में होता है वो, या तो हम बोलेंगे 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, और हम बोलेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर, ठीक है। तो जो मिटोसिस माइटोसिस होता है 46 से दो में स्टेप में चेंज होता है, 46 और 46, और ये वन स्टेप ही होता है। और जो मियोसिस होता है उसमें 46 में हमारे पास दो में चेंज होता है, फिर और चार में चेंज होता है। तो वही लिख रखा है यहाँ पे, प्रोड्यूसेस 2 न्यू डॉटर सेल्स, प्रोड्यूसेस 4 न्यू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स हैज़ मोर, इसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, जो नई चीज़ बनी है ना, ये वाली और ये वाली, इसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। अगर इसके पास 46 है तो इनके पास भी 46 होगा। पर इन द केस ऑफ मियोसिस वी हैव ओनली, डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर। अगर यहाँ पे 46 था तो यहाँ पे हाफ होगा, 23 23 23 23, ठीक है। इक्वल डिवीजन होता है, क्योंकि 46 है तो 46 46, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है। तो अभी 23 होगा तो अभी 23 में हो रहा, हाफ हाफ ऐसे होता जाएगा, ठीक है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू। ये क्या करता है, हमारे पास हेल्प करता है ग्रोथ किसका, रिपेयर और टिश्यूज़ का।
और ये रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ गैमेट्स का, तो ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है। तो यही है बेसिक डिफरेंस ऑफ मिटोसिस एंड म्योसिस। तो देख समझ में आ गया होगा सब कुछ, इसमें तो कोई डाउट की। वैक्यूल्स क्या है हमारे पास, सेम स्टोरेज सैक कहते हैं। प्लास्टिड्स क्या है हमारे पास, जो कलर्स प्लांट्स में ओनली प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। डीएनए तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो पावर हाउस ऑफ अ सेल है, इसके अंदर खुद पूरा खाना बनता है। किचन बोल, इसको किचन भी बोल सकते हो सेल का। तो इसी के अंदर सब एनर्जी बन के निकलती है। लाइसोसोम्स तो जाके इस खुद ही एक बॉडी गार्ड टाइप का है, बॉडी गार्ड ये खुद जाके एंजाइम्स फट जाता है और इस चीज़ को पूरा डाइजेस्ट कर देता है। गोल्गी apparatus इस लाइसोसोम्स को बनाने वाला इसका माई बाप है, ठीक है, इसको बनाता है। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं हमारे पास, नहीं दो टाइप के तो उसमें होते हैं। इसमें सिस्ट्रेम्स होता है जो कि इस स्ट्रक्चर को ही क्या रहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज का फंक्शन होता है। ये एंडोप्लाज्मिक ईआर, इसके अंदर दो ईआर और लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है। और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सब आसान है। तो ये कंप्लीट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको देख लेना अच्छे से पूरा, और इसको सारा नोट कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय।